नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल एडू एजुकेशन में। जानेंगे जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी परीक्षाओं के लिए अनिवार्य है। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास 4 दिया गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है वेग, बी में है त्वरण, सी में द्रव्यमान और डी में भार। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान, यानी जड़त्व की मात्रा क्या होती है? द्रव्यमान होती है। तो चलते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो खाद्य जो भी यानी खाते हैं और जो भी हमको ऊर्जा मिलता है उसको किस में माप सकते हैं? तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन 4 दिया गया है। एक में दिया गया है कैलोरी, बी में केल्विन, डी में ऑर्ग और सी में जूल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कैलोरी। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो जो भी पदार्थ का संवेग और वेग होता है उससे कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? यहाँ पे आपके पास ऑप्शन 4 दिया गया है। अब जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक में दिया गया है वेग, बी में त्वरण, सी में द्रव्यमान और डी में बल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, चलती हुई बस अचानक, जब कोई बस चलता है तो अचानक जब रुकता है तो उसमें जो यात्री बैठा होता है वो आगे की ओर क्यों गिर जाता है? तो इसके द्वारा मतलब क्या समझा जा सकता है? ये कौन सा नियम उसमें लगता है? तो यहाँ पे देखिए, इसका ऑप्शन 4 दिया गया है। एक में सापेक्षता का सिद्धांत, 2 में न्यूटन का पहला नियम और 3 में है न्यूटन का दूसरा और डी में है न्यूटन का तीसरा नियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन का द्वितीय नियम। जब भी कोई आदमी क्या करता है, जब बस में बैठता है और ब्रेक लगाया जाता है तो आगे की तरफ मुड़ता है, झुक जाता है, तो ये किस नियम के कारण? न्यूटन के पहले नियम के कारण। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले 5वें प्रश्न पे। हमारा 5वां प्रश्न है, समुद्र में पलवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो जो भी समुद्र है, जैसे अंटार्कटिका, वहाँ पे जो भी वहाँ पे समुद्र होगा, वहाँ पे अगर जो भी आइसबर्ग है तो जब वो तैरता है समुद्र में तो उसका कितना भाग नीचे रहता है? आपके पास ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है 1/9, 1/10, 1/6 और 1/4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1/10। ठीक है, यानी 1/10 भाग क्या करता है? समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? जो भी दलदली सड़कें हैं तो उस पर हम क्यों फिसल जाते हैं? तो यहाँ पे इसका ऑप्शन 4 आपके पास दिया गया। ऑप्शन है, ए है गुरुत्वाकर्षण बल, बी अपेक्षित वेग और सी है घर्षण की कमी और डी है घर्षण की अधिकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगी घर्षण की कमी। इसलिए हम क्या करते हैं, यानी कहीं दलदली या जो भी फिसलन वाली जगह पे हम क्या फिसल जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के निम्न में से किसका उत्पादन होता है? तो जो भी देखिए, यहाँ पे ऑप्शन आपके पास 4 दिया गया है। एक में प्रकाशीय ऊर्जा, बी में विद्युत ऊर्जा और सी में ऊष्मीय ऊर्जा और डी में कौन सा? यांत्रिक ऊर्जा है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, जो भी प्रकाश वोल्टीय सेल का प्रयोग से गैर सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाशीय ऊर्जा का। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा प्रकाशीय ऊर्जा का। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, स्वचालित वाहनों में जो मतलब ऑटोमेटिक वाहन होता है, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम के सिद्धांत पे ये काम करता है? यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिया गया है, पास्कल का, टोरिसेली का,
न्यूटन का, आर्किमिडीज का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पास्कल। यही क्या, ये दाब के, इन्होंने ही दाब का नियम प्रतिपाद किया था, पास्कल। तो ये इसी नियम पे क्या, जो भी स्वचालित यानी हाइड्रोलिक वाहन ब्रेक होती है उसी पे ये काम करती है। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, जब दूध को प्रबल ढंग से माथा जाता है, यानी अच्छे ढंग से जब दूध को मथ दिया जाता है, तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग निकल जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन के पास 4 दिया गया है, अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल और घर्षण बल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल जब भी लगता है तो क्या, जो भी सामान है यानी बाहर की तरफ निकलता है, और अभिकेंद्रीय बल क्या, इस यानी केंद्र की तरफ। ये भी कोई एक कोई मौत का कुआं होता है, तो ये क्या करता है, अंदर की तरफ ये क्या करता है, फोर्स लगाता है। अंदर की तरफ ये क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। और जब भी हम कहीं कोई मुड़ान पे ऐसे घूमते हैं तो बाहर की तरफ हम अपना फोर्स लगाते हैं। तो बाहर यानी अपकेंद्रीय और अंदर अभिकेंद्रीय। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? यानी जो भी जेट इंजन होता है किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, ऊर्जा के सिद्धांत पे, द्रव्यमान के सिद्धांत पे, कोणीय संवेग के और रैखिक संवेग के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रैखिक संवेग के सिद्धांत पे ये काम करता है जेट इंजन। ठीक है, तो हमने 10 प्रश्न कंप्लीट कर लिया। चलते हैं अपने 11वें प्रश्न पे। हमारा 11वां प्रश्न है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का नियम, सॉरी, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो यहाँ पे इसका ऑप्शन दिया गया है 1/5, 1/4, 1/6 और 1/8। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1/6। इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो भी, जैसे 1/6 का मतलब हुआ, ये धरती पे कोई व्यक्ति का वेट 60 किलो है, तो चांद पे जाएगा तो उसका वेट कितना हो जाएगा? 10 किलो हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? यानी जो भी ग्रह होते हैं यानी सैटेलाइट, उनको कितना ऊपर ले जाके यानी प्रक्षेपित यानी वहाँ पे रख दिया जाता है, कितने ऊपर पे रहते हैं, धरती से कितना ऊंचाई होता है? तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 36,000, दूसरा ऑप्शन है 42,000 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 30,000 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। यानी जो भी क्या है, पृथ्वी से जो भी सैटेलाइट हैं, कितनी इनके बीच में कितनी दूरी है? तो 36,000 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, वर्षा बूंद, जो भी बारिश का बूंद होता है उसका आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो गोलाकार होने का कारण क्या है? तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया। एक में है श्यानता, 2 में है पृष्ठ तनाव, डी में है गुरुत्वाकर्षण और सी में क्या है? प्रत्यास्थता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव। यानी पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा का बूंद क्या होता है? गोलाकार होता है। अब चलिए, अब हमारा 14वां प्रश्न। तो हमारा 14वां प्रश्न है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज जो थे किस देश से थे? यानी वो कहाँ के थे? जो भी आर्किमिडीज थे वैज्ञानिक एक थे, बहुत ही ये फेमस वैज्ञानिक है, आप लोग जानते भी होंगे। ये कहाँ के थे? तो ऑप्शन दिया गया है ब्रिटेन, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रीस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि मैंने तो सही यहाँ पे सबका उत्तर यहाँ दे रखा है, आप देख के भी बता सकते हैं जिसका आंसर क्या हो जाएगा। नहीं आता है तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी यानी ग्रीस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीस। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, पानी के एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ़ पिघल जाता है तो जो बर्फ़, क्वेश्चंस है एक बार फिर से हम पढ़ देते हैं इसको, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं ऊपर की तरफ। अब देखिए,
पानी के एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा रख दिया जाता है और जब जब बर्फ़ पिघल जाएगा तो पानी का स्तर क्या रहेगा। तो अब हम जानेंगे जो भी गिलास है, मान के चलिए गिलास हो गया, सपोज डैट ये गिलास हो गया, इसमें एक बर्फ़ का टुकड़ा ऐसे तैर रहा है। तो जब जितना ये तैर रहा है वो क्या किया, अपना आयतन वहाँ पे ये घेर के रखा हुआ है। तो ये क्या करेगा, पानी जब ये पिघल जाएगा तो क्या होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, ये उतना ही रहेगा। तो क्या होगा, ये उतना ही रहेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये उतना ही रहेगा। तो चलते हैं हम अपने 16वें प्रश्न की तरफ। हमारा 16वां प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का सिद्धांत यानी प्रतिपादन किसने किया। तो ये यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, न्यूटन है, गैलीलियो है, कोपरनिकस है और आइंस्टीन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन, क्योंकि न्यूटन ने क्या किया था, पहले दूसरे और तीसरे गति का नियम का प्रतिपाद किया था, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा 1 केजी द्रव्यमान के पिंड पे कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का सही मान है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास 4 दिया गया है। ए में है 8.9, बी में है 9.8, सी में है 89 और डी में क्या है 98। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 9.8 न्यूटन। एन का मतलब न्यूटन, ठीक है। तो हमारा अगला प्रश्न है, इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे। अगला प्रश्न है, 1 हॉर्स पावर यानी 1 HP बराबर कितना होता है। हॉर्स पावर का मतलब होता है HP, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है 435 वाट, बी में है 305 और सी में है 746 और डी में है 976। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 746 वाट। यानी हॉर्स पावर का मतलब एक घोड़े में जितनी शक्ति होती है उसी को हॉर्स पावर बोला जाता है। जैसे मशीन अब क्या आ रहा है, HP में आ रहा है, कितना हॉर्स पावर, हाफ HP, 2 HP ऐसे आ रहा है। जैसे मोटर जितना आता है सब HP में आता है। तो हमारा चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था, जो हमारे न्यूटन थे महान वैज्ञानिक, उनसे ही पहले बता दिया था कि सभी वस्तु क्या हैं, पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण यानी आकर्षित होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिया गया है, आर्यभट्ट, बराहमिहिर, बुधगुप्त, ब्रह्मगुप्त। तो किसने बताया था, ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था ना, जो जितने भी वस्तुएं हैं क्या है पृथ्वी की तरफ आकर्षित होती है, न्यूटन से पहले ही बता दिया था। बताइए उस समय कैसे ये महात्मा लोग थे जो बता देते थे, जे इस तरह यानी पृथ्वी का कनाद ऋषि ने बता दिया कि जितने भी मतलब वस्तुएं हैं क्या है एक दूसरे से मिल के बना हुआ है। चलिए तो चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। मतलब एक दूसरे से मिलकर नहीं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। कनाद ऋषि ने बताया कि जो भी वस्तुएं हैं छोटे छोटे कण से मिलकर ये बना हुआ है। उसके बाद डाल्टन ने इसका क्या किया, नियम का प्रतिपाद कर दिया, जो भी वस्तुएं हैं एक छोटे छोटे कण से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने अगले यानी 20वें प्रश्न पे। हमारा 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ऊष्मा का यूनिट है। तो ऊष्मा का यूनिट कौन है, आपके पास 4 ऑप्शन है, एक है जूल, एक है ओम और एक है एम्पियर और वोल्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जूल। जूल क्या है, ऊष्मा का यूनिट है। इसी से क्या नापा जाता है, जो भी उसका कितना ऊष्मा है तो ये जूल में ही उसको कलेक्ट किया जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि कितना तापमान होने पे, 21 नंबर प्रश्न में है हम, कितना तापमान होने पे पाठ्यक्रम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होता है। तो चलिए अरे देखिए, एक होता है फ़ारेनहाइट, एक होता है सेल्सियस और एक केल्विन होता है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में बराबर, यानी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ये क्या है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, तो ये कितना पे बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है -40 डिग्री, 212, 40 डिग्री और 100 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -40 डिग्री पे ये क्या होता है, बराबर होता है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, ये दोनों बराबर होते हैं। अब चलिए हमारा अगला प्रश्न है, एक मनुष्य का तापक्रम
जो भी एक मनुष्य होता है उसका तापक्रम यानी उसके शरीर का तापक्रम 60 डिग्री है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा। तो इसके लिए आपको तो थोड़ा न्यूमेरिकल पढ़ना पड़ेगा इसके लिए आपको थोड़ा न्यूमेरिकल पढ़ना पड़ेगा। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हम ऐसे ही बता देते हैं। इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है आपको 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, तो झील के अंदर यानी उसके तो सतह में जल का तापमान क्या होगा। यानी कोई झील का पानी है, बस जमने ही वाला है। ठीक है, तो झील के अंदर स्थल यानी स्थल में जल का क्या तापमान होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है 0 डिग्री सेल्सियस, बी में है 1 डिग्री, सी में है 2 डिग्री और डी में है क्या 4 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 डिग्री, क्योंकि जल का जो भी जल है उसका नियत ताप कितना पे रहता है, ताप 4 डिग्री सेल्सियस पे ये रहता है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन 4 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। तो यहाँ पे दिया गया है आपके पास जल दिया गया है, पारा दिया गया है, लकड़ी दिया गया है और चमड़ा दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा पारा, क्योंकि जल ऊष्मा जो है लकड़ी में उतना प्रभावित नहीं होती है, चमड़ा में भी नहीं। जल क्या है, तो जल से ज़्यादा घनत्व किस में होता है, पारा में। तो ये क्या है, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है इन चारों में से। ठीक है, अब हमारा अंतिम प्रश्न है यानी 25वां प्रश्न। हमारा 25वां प्रश्न है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिया गया है। ए में चालन, बी में है संवहन, सी में विकिरण और डी में प्रकीर्णन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संवहन। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा 25 प्रश्न। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा है कि जो भी हम वीडियो डालेंगे ये क्या होगा, आपके पास सबसे जल्दी यानी जो भी नोटिफिकेशन होगा आपके पास सबसे जल्दी पहुंचेगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।